थोड़े से रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, तो हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट कर लिया था, है ना। सेक्शन 2 कंप्लीट कर ली थी। तो सेक्शन 2 में जो हमने डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट किया था, तो सबसे पहले जो ए वाला पॉइंट था एप्लीकेंट में, जिसमें हमने एप्लीकेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी, आवेदक की। तो आवेदक की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि उसमें कौन कौन पर्सन इंक्लूड होता है। पेटिशनर, अर्जीदार, है ना, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। और थर्ड, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। तो जब लास्ट क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आप लोगों को एक एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल, जिसमें मैंने एडवोकेट का आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये सेकंड वाले पॉइंट में कि एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई। तो वो जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। मतलब एडवोकेट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एडवोकेट का तो काम ही है दूसरों के लिए प्लीड करना, है ना। एडवोकेट जो जब भी हम पढ़ते हैं, तो एडवोकेट का काम क्या है, किसी दूसरे के लिए प्लीड करना। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है प्लीडर की, सीपीसी में भी पढ़ी है, और गवर्नमेंट प्लीडर की भी पढ़ी है ना। और वहाँ सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। तो जो एडवोकेट हैं या जो प्लीडर्स हैं, इनका काम ही क्या होता है, प्लीड करना, किसी अदर पार्टी के बिहाफ में प्लीड करना। तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको प्लीड करने के बदले में सिर्फ फीस ही मिलती है ना। तो ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट था एप्लीकेशन वाला, कि एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई। ऐसा व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। ये एक ऐसा पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, जो किसी पार्टी से जिसको राइट मिल रहा है अप्लाई करने का, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल में पर्सन है, जिसको किसी बात के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार है, तो वो आवेदक है। जैसे सपोज करिए कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसको स्टे प्रोसीडिंग लगवानी है, तो वो एप्लीकेशन करेगा। सेट असाइड करवानी है डिग्री, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। कोई भी चीज करवानी है उसके लिए जो एप्लीकेशन फाइल करेगा पर्सन, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फाइल करने वाला व्यक्ति है, वो या तो अर्जीदार हो सकता है, या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है थर्ड पर्सन, जिसके पास एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार क्या हो रहा है, किसी न किसी रूप में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला पॉइंट है, कोई थर्ड इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है। जो एडवोकेट वर्ड बोला था वो गलत है, मतलब वो एग्जाम्पल गलत फिट बैठ गया था। एडवोकेट नहीं होता है, कोई भी थर्ड पर्सन जो इस पार्टी से क्या कर लेगी, वो राइट को एक्रीव कर लेगी। उसके पास वो राइट कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ट्रांसफर के माध्यम से, या फिर वो हो सकता है कि उसका वारिस वगैरह, जैसे हमने डिपेंडेंट वाले एग्जाम में देखा था कि अगर कोई न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, कोई नवजात शिशु है, तो संपत्ति पे उसका ऑलरेडी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो यदि उस संपत्ति से रिलेटेड कभी भी कोई विवाद है, तो उसकी भी अगर वो डिफेंडेंट है तो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर सपोज करिए आवेदक की साइड से होता, तो वो आवेदक के तौर पर भी इंटरेस्टेड पर्सन है। तो ये जो पॉइंट है सेकंड वाला, जो एप्लीकेंट की डेफिनेशन में भी है, डिफेंडेंट की डेफिनेशन में भी है, और प्लेंटिफ की डेफिनेशन में भी है। तो इस वाले पॉइंट में कोई थर्ड इंटरेस्टेड पर्सन आएगा, ठीक है, जिसके पास इंटरेस्ट कैसे पहुंच रहा है, या तो ऑलरेडी वेस्टेड इंटरेस्ट उसके पास होगा, या फिर बाय ट्रांसफर, है ना, उसके पास पहुंचेगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए आज हमें स्टार्ट करना था सेक्शन 3 से, पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट कर लेते, पढ़ लेते, उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशन, है ना। पार्ट सेकंड, भाग 2। भाग 1 हम पढ़ चुके। भाग 1 में क्या था, प्रिलिमिनरी, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शन थी। सेक्शन फर्स्ट संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और टाइटल, एक्सटेंडेड कमिटमेंट, एंड सेकंड में डेफिनेशन। अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहां से कहां तक है, कौन सी सेक्शन से कौन सी सेक्शन तक है, बताइए।
3 to 11 55 अरे नहीं भैया 11 3 to 11 आर्टिकल्स की बात नहीं 3 कर to रहे हैं, 11 ये अपन पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हैं। वो तो शेड्यूल में है, जो डिवीजन पढ़ा है ना यस वो शेड्यूल में पढ़ा है। ये भाग 2 है चैप्टर्स वाला। तो ये पार्ट 2 जो है लिमिटेशन ऑफ सूट अपील एंड एप्लीकेशन, ये सेक्शन 3 से सेक्शन 11 तक है। और जो शेड्यूल में है उनको आर्टिकल बोला गया है, इनको सेक्शन बोला गया है। ठीक है, ओके मैम। अब ये मत पूछना कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या अंतर होता है। नो मैम। नहीं, बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं, वो भी बता दूंगी एक आध दिन, भूल गई हूँ काफी टाइम से, मैंने भी देखा नहीं है कुछ डिफरेंस उसमें। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस हैं, बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, परिसीमा द्वारा वर्जन। तो ये आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल ही है लिमिटेशन का। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड, मतलब हो चुका है, वाद भी संस्थित किया जा चुका है, अपील भी कर दी गई है, एप्लीकेशन भी कर दी गई है आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। लेकिन ये जो अपील सूट और एप्लीकेशन फाइल की है, ये कब फाइल की है, आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ऐसा वाद को संस्थित करने के लिए जो समय सीमा दी गई थी, वो समय सीमा निकल जाने के बाद आपने सूट फाइल किया है। अपील के लिए जो टाइम पीरियड बताया गया है शेड्यूल में कि कितने टाइम के अंदर अपील आपको फाइल करनी है, वो समय सीमा बीत गई, उसके बाद आपने अपील दायर की है या एप्लीकेशन पर्टिकुलरली किसी भी मैटर के लिए आपने की है, तो समय सीमा निकल जाने के बाद किया है। तो ऐसा हर सूट, अपील और एप्लीकेशन जो ऐसे प्रिस्क्राइब पीरियड निकल जाने के बाद यदि आपने दायर किया है, शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। तो ये क्या होगा, अगर ऐसा कोई भी वाद, अपील या एप्लीकेशन जो समय सीमा निकल जाने के बाद आपने दायर की है, तो वो डिसमिस्ड मानी जाएगी। ये जनरल रूल है, भले ही आपने उसको एज अ डिफेंस नहीं उठाया हो। मतलब जो डिफेंडेंट है, ये समय सीमा किसके बिहाफ में निकल रही है, वादी के बिहाफ में। ये एक चीज याद रखना, लिमिटेशन एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, बहुत कम प्रोविजंस है जो डिफेंडेंट के साइड से है। ये सारे प्रोविजंस किसके अगेंस्ट बात करते हैं, वादी के अगेंस्ट, है ना, क्योंकि समय सीमा किसको मिल रही है, वादी को। बस एप्लीकेशन वाले मामले जो है वहां डिफेंडेंट आ जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन, बहुत सी एप्लीकेशन डिफेंडेंट भी एप्लीकेबल कर अप्लाई करता है ना, अपील भी। तो अभी इस सेक्शन में किसकी बात हो रही है, देखो वादी की, और प्रतिवादी भी हो सकता है, अपील तो कोई भी कर सकता है, एप्लीकेशन भी कोई भी कर सकता है। तो देखो, कोई भी जो पार्टी है जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया है, तब तो वो वादी है। अपील की है तो अपील किसने करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई होगी, तो उस पार्टी ने जो है अपील की होगी। और एप्लीकेशन भी कोई भी पार्टी लगा सकती है। तो जब भी ये चीजें उन्होंने की है, और जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करेगी, डिफेंस लेगी ना। अगर मैं हूं, मैंने सूट फाइल किया है, तो मैं वादी हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि विद इन टाइम लिमिट में सूट फाइल करूं। अगर मैं टाइम लिमिट खत्म होने के बाद सूट फाइल करूंगी, तो इसका ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा, डिफेंडेंट उठाएगा, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है। तो इसमें जो ये लास्ट वाली लाइन है, ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, इसका मतलब ये है कि भले ही अपोजिट पार्टी ने ये जो लिमिटेशन का ग्राउंड है इसको डिफेंस में ना उठाया हो, तो भी ऐसा हर सूट, अपील और एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद दायर की गई है। क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हो गई, ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, है ना, कि यदि अपोजिट पार्टी ने इस तथ्य को डिफेंस में ना उठाया हो कि सर ये जो है इन्होंने सूट फाइल किया लेकिन इनकी तो समय सीमा निकल गई है, तो उसके ना उठाने से कुछ नहीं होता है, न्यायालय खुद ही क्या कर देगी, उसको खारिज कर देगी बात को। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। देखिए, धारा 4 से 24 तक जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई ना गई हो। ठीक है,
तो कोर्ट को अगर ऐसी कंडीशन कोर्ट के समक्ष है कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन आफ्टर टाइम लिमिट की गई है, तो कोर्ट को मैंडेटरी है ये कि वाद खारिज करना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 4 to 24। सेक्शन 4 से लेके 24 तक ऐसे उपबंध बताए गए हैं कि अगर कुछ मतलब इनमें कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ 4 से लेके 24 तक ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर ये कंडीशंस हैं तो विहित काल के पश्चात भी सूट, एप्लीकेशन या अपील को एक्सेप्ट कर लेगी। तो अगर 4 से लेके 24 तक के मैटर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तो उनको लाभ मिला है कि अगर टाइम लिमिट निकल भी गया तो भी आपका सूट, एप्लीकेशन, अपील फाइल हो जाएगी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी। तो अगर लेकिन 4 से 24 तक के मैटर्स नहीं है तो ये प्रोविजन मैंडेटरी है। तो वहीं पर लिख लीजिए, ये जो प्रोविजन है ये कैसा है? मैंडेटरी है, आज्ञापक है। मैंडेटरी प्रोविजन, ये कभी कभी पूछते हैं कि सेक्शन 3 कैसा प्रोविजन है, तो आपको याद रखना है मैंडेटरी है, आज्ञापक। इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट बंधा हुआ है, कोर्ट को खारिज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर विहित काल के बाद कोई सूट संस्थित किया गया है तो उसको खारिज करना पड़ेगा, लेकिन ये कब? अगर वो 4 से लेके 24 तक के मैटर्स में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई ना गई हो, कि भले ही जो अपोजिट पार्टी उसने भले ही इस बात को प्रतिरक्षा के तौर पर ना उठाया हो, ठीक। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है, पहली चीज तो एक इसमें एक चीज और आएगी, इसमें ये आएगी कि ये जो सेक्शन 3 है ये क्या कर रही है? ये सिर्फ रेमेडी को बार कर रही है, ये सिर्फ उपचार का वर्जन कर रही है, ना कि राइट का। वहीं पर एक पॉइंट में लिख लीजिए कहीं नोट्स बना रहे हो यदि तो, कि सेक्शन 3 ओनली बार्स रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय राइट ऑफ पार्टीज। सेक्शन 3 ओनली बार्स द रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय राइट्स ऑफ द पार्टीज। धारा 3 उपचार का वर्जन करती है, ना कि पक्षकारों के अधिकार का, ना कि पक्षकारों के अधिकार का। लिख लिया? Yes, sir. इससे रिलेटेड एक केस है, इसी पॉइंट पर लिखिए केस का नाम, ऑटो हार्डवेयर स्टोर्स, ऑटो हार्डवेयर स्टोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000। ऑटो हार्डवेयर स्टोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000, AIR 2000। इस केस में ये कहा गया था इसी पॉइंट को लेकर के कि धारा 3 जो है सिर्फ रेमेडी बंद करती है, ना कि उपचार, कि द राइट टू द डेफ कंटिन्यूज टू रिलेट टू एग्जिस्ट notwithstanding the remedy barred by limitation, with the only exception in which the remedy also becomes barred if the right is destroyed। कि यदि ऋण लेने का आपका अधिकार है तो ऋण लेने का अधिकार आपका हमेशा बना रहेगा, भले ही लिमिटेशन के द्वारा उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करना या सूट फाइल करना या अपील फाइल करने का जो प्रावधान है वो टाइम बार्ड हो गया हो, लेकिन जो ऋण है वो आप हमेशा लेंगे। ऋण लेने का अधिकार खत्म नहीं हुआ है आपका, सिर्फ उसको इन्फोर्स कराने का जो प्रोसीजर है वो टाइम बार्ड हो गया है। मतलब अगर आपको ऋण निकलवाने के लिए सूट फाइल करना था तो भैया यहाँ लिमिटेशन एक्ट में एक टाइम पीरियड दिया गया है कि डेब्ट के लिए अगर आपको सूट फाइल करना है तो आप कितने समय के अंदर करोगे, वो समय निकल गया, आपने सूट फाइल नहीं किया, तो आपको किस चीज से वर्जित कर दिया गया कि अब आप सूट फाइल नहीं कर सकते, है ना। या आपने विहित टाइम के बाद सूट फाइल किया तो आपका सूट खारिज कर दिया गया, मतलब आपकी रेमेडी खत्म कर दी गई कि अब आप वाद दायर नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप डेब्ट भी नहीं ले पाएंगे? क्या आपका जो ऋण है क्या आप वो भी वापस नहीं ले सकते? तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऋण लेने का आपका अधिकार है, वो आप ले लेंगे, लेकिन किसी अदर तरीके से लेंगे। अब आप सूट फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए अपील नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं कर सकते, है ना। तो बाद में फिर मतलब
अगर वो पर्सन है जिसको डेब्ट देना है, जिसको ऋण चुकाना है, अगर वो पर्सन सपोज करो एक से ज्यादा ऋण है, ठीक है, आपने एक ही पर्सन को एक से अधिक ऋण दिए हैं और कुछ ऋण की समय सीमा निकल चुकी है, कुछ की बची है, और वो जो पर्सन है वो आपको कुछ पैसे देता है ऋण चुकाने के लिए, तो आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। उस डेब्ट का भी ऋण मान सकते हैं जिसकी समय सीमा निकल चुकी है, या उसका भी मान सकते हैं जो है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस जो उसने पैसे दिए हैं तो आप उसको किस में तुष्ट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ रेमेडी आपकी खत्म होती है, ना कि राइट। अगर आपका राइट है तो राइट आपका बना रहेगा, ठीक है। ये चीज इसी केस में डिसाइड की गई थी, ऑटो हार्डवेयर स्टोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पॉइंट पे है ये केस, तो बस आप केस याद रख लेंगे। देन एक और केस लिखिए, हरिदास राय, हरिदास राय, नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं, एम वी सावनी, वो काट दीजिए हरिदास वाला, एम वी, एम कैपिटल, वी फॉर वैन कैपिटल, एम वी सावनी वर्सेस एम डी सावनी 2006, SAVANI है सवानी, एम वी सवानी वर्सेस एम डी सवानी 2006। इस केस में ये कहा गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी whether suit is barred by limitation or ought to be dismissed by taking resource to section 3। ये न्यायालय की ड्यूटी है, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि वो देखे कि क्या जो ये सूट है ये टाइम बार्ड है, क्या लिमिटेशन के द्वारा इसकी समय सीमा निकल चुकी है, और क्या इसको डिसमिस्ड किया जाना चाहिए सेक्शन 3 के अंतर्गत या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये देखने का काम किसका है, कोर्ट का है, ये इस केस में कहा गया, ठीक है। देन एक पॉइंट और लिखिए, एक केस लिखिए, जवाहरलाल वर्सेस मथुरा प्रसाद, जवाहरलाल वर्सेस मथुरा प्रसाद, AIR 1935। इस केस में ये कहा गया कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एन एग्रीमेंट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एन एग्रीमेंट। परिसीमा अवधि को किसी भी करार द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता, परिसीमा अवधि को किसी भी करार द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा करार शून्य होगा, सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड, ऐसा करार शून्य होगा, सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। मतलब इस केस में ये कहा गया है कि लिमिटेशन एक्ट में जिस चीज के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया है कि आपको सूट फाइल करना है तो इतने समय के अंदर, अपील फाइल करनी है तो इतने समय के अंदर, एप्लीकेशन फाइल करनी है तो इतने समय के अंदर, तो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकती। ये पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर ले कि लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे ऊपर सूट या हमारे बीच में अगर विवाद होगा कभी तो लिमिटेशन पीरियड में जो टाइम दिया है 3 साल के अंदर करना है तो कोई बात नहीं है, तो 6 साल के अंदर कर लेंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट आपस में पार्टीज नहीं कर सकती कि लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा लें। तो ऐसा एग्रीमेंट अगर करती भी हैं तो वो एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा, ठीक। उससे रिलेटेड ये केस था। देन एक पॉइंट बनाकर लिखिए कि वेदर रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन सेक्शन 3, क्या ये जो सेक्शन 3 है रेस जुडिकेटा पे एप्लीकेबल होगा, मतलब रेस जुडिकेटा इस पे एप्लीकेबल होगा, यस होगा। इस केस में कहा गया, केस का नाम लिखिए, देवकी नंदन वर्सेस माखन लाल, देवकी नंदन वर्सेस माखन लाल, AIR। मैम पहला नाम फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। देवकी जो की नंदन, देवकी जो की नंदन, नाम
वो श्री कृष्ण जी के पापा जी थे ना, वो वाला नाम है। Yes, देवकी Nandन. नंदन वर्सेस माखन लाल, AIR 1961, AIR 1961। ठीक है ना। इस केस में ये कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 आर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। ठीक है। प्रांग न्याय का मैम प्लीज दोबारा सिद्धांत रिपीट कर दो। क्या? हाँ लिख मैम प्लीज लीजिए। रिपीट। इट वॉज हेल्ड दैट provisions of Yes. section 3 are subject to the provisions of section Yes. 3 are subject to the principle of res judicata। ओके मैम। हिंदी में लिख लीजिए, धारा 3 पर प्रांग न्याय का सिद्धांत प्रभावी होगा। धारा 3 पर प्रांग न्याय का सिद्धांत प्रभावी होगा। इस केस में कहा गया देवकी नंदन वर्सेस माखन लाल। ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट, पर इसका सेक्शन 3 का। तो सेक्शन 3 में इसका सबसेक्शन 1 हमने देख लिया। ठीक है। सबसेक्शन 2 में अब बताया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह है कि, अब वो कह रहे हैं ना, वाद संस्थित कर दिया गया है, अपील कर दी गई, एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया है। तो ये चीज आपको उन्होंने बताई है कि सूट का इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है। तो वाद की संस्थिति क्या क्या मानी जाएगी, वाद कब संस्थित कर दिया गया। तो अंशिका बताओ, सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाता है। हम सीपीसी में पढ़ चुके हैं। Madam, when plaint is presented in duplicate to the court or proper officer appointed by the court. गुड। अंशिका सुना? मैम कुछ नहीं पढ़ रही है लड़की मैम बिल्कुल। मैम सीपीसी मत पूछो सर, सीपीसी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। भैया छोटी छोटी सी चीजें तो याद रखो। सूट इंस्टीट्यूट करना मतलब कैसा, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, बाय प्लेंट, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। जब प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करता है पार्टी, जो प्लेंटिफ होता है, जब वो प्लेंट प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करेगा, वो भी डुप्लीकेट में, तब कहा जाता है कि वाद संस्थित हो गया है, सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया है। जैसे तुम्हें अगर सूट फाइल करना है किसी के खिलाफ सिविल कोर्ट में, Yes, ma'am. फाइल करना है, तो कैसे करोगी, प्लेंट बनाओगी, प्लेंट अपना फ्रेम करोगी और प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर के सामने दे दोगी, जमा कर दोगी, वो भी 2 प्रतियों में, 2 कॉपीज में। तब कहा जाएगा कि आपका सूट क्या हो गया, फाइल हो गया। ठीक है ना। Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. इसमें भी यही बताया गया है। इसमें 3 कंडीशंस बताई गई हैं। देखो, पहली नॉर्मल बात की गई है, नॉर्मल जो हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि मामूली दशा में तब होता है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। तो नॉर्मली तो सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाता है, इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। जब प्रॉपर ऑफिसर के सामने आपने प्लेंट प्रेजेंट कर दिया, उपस्थित कर दिया, तो आपका बात। सेकंड कंडीशन है आकिंचन की दशा में। अब ये आकिंचन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, पता है किसी को? Yes, ma'am. बताओ। When the person does not have court fees to pay. ऐसा व्यक्ति, इतना गरीब Yes, ma'am. व्यक्ति कि जिसके पास न्यायालय में कोर्ट फीस भी पे करने के पैसे नहीं है, तो उसको कहा गया है आकिंचन, पॉपर, गरीब व्यक्ति, है ना। तो अब कोई व्यक्ति आकिंचन की दशा में वाद लाना चाहता है, तो हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि अगर आप आकिंचन के तौर पे वाद लाना चाहते हो, तो पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ती है, जिसमें आपको लिख के देना पड़ता है कि मेरे पास कोर्ट फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए मुझे
आकिंचन के तौर पे वाद फाइल करने की इजाजत दी जाए। तो ये एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो ये जो एप्लीकेशन होती है इसमें देखो यही बताया है, आकिंचन की दशा में वाद संस्थित होना तब होता है जब आकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। तो जब पर्सन आकिंचन के तौर पे या पॉपर के तौर पे जब सूट फाइल करना चाहता है, तो जब वो एप्लीकेशन फाइल करता है प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष, किस चीज के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है? इजाजत लेने के लिए कि मैं आकिंचन के तौर पे वाद दायर करना चाहता हूं। तो जिस दिन जैसे उसने एप्लीकेशन फाइल की, तो उसकी एप्लीकेशन फाइल करना क्या कहलाता है? सूट का इंस्टीट्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? नॉर्मल कंडीशन में प्लेंट प्रेजेंट करने पर सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। आकिंचन की कंडीशन में, पॉपर की कंडीशन में इजाजत लेने वाली एप्लीकेशन फाइल करोगे तो सूट इंस्टीट्यूट कहलाएगा आकिंचन के तौर पे। फिर अब बात आ रही कंपनी की। उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा चुका हो, ऐसी कंपनी की बात हो रही है जिसके अगेंस्ट कोई क्लेम हुआ है और कोर्ट ने क्या कर दिया, उस कंपनी को बॉन्ड अप कर दिया है। परिसमापन मतलब खत्म कर दिया है। न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो तब होती है जब, मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? यस मैम, यस कोई मैम। म्यूट करवा दीजिए मैम आधार कार्ड। म्यूट करिए, सीमा जी अपना म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो आकिंचन की दशा में हो गया। ठीक है, आकिंचन की दशा में तब होती है जब आकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में, अब अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम किया है तो उस दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो, ऐसी कंपनी जिसका परिसमापन किया जा रहा है न्यायालय के द्वारा और उस दशा में कोई क्लेम किया गया है, तो सूट संस्थित कब माना जाएगा? तब होता है जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है। तो जो भी दावा हमें करना है, तो जो भी दावेदार है वो अपना क्लेम किसको दे रहा है? शासकीय समापक को। फर्स्ट टाइम जब वो अपना क्लेम उपस्थित करेगा तो कंपनी के मैटर में वो सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखो, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस, सामान्य दशा में तो बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, पहला पॉइंट, टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, नॉर्मल सूट का इंस्टीट्यूशन कैसे होता है? व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। हो गया बात संस्थित। आकिंचन के तौर पे गरीब व्यक्ति हो आप चाहते हो कि आपको पॉपर के तौर पे सुना जाए, इसको इंडिजेंट पर्सन भी बोलते हैं, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना होती है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो इजाजत लेने के लिए कि मैं आकिंचन के तौर पे वाद दायर करना चाहता हूँ, तो जो ये आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया मानो। अब इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, अब किसी कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम फाइल करना है आपको, तब आपका सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाता है? वो भी कंपनी कैसी है? विच इज बीइंग बॉन्ड अप बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा बॉन्ड अप की जा रही है। तो व्हेन द क्लेमनेंट, मतलब जो पर्सन क्लेम कर रहा है, क्लेमनेंट फर्स्ट सेंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो कंपनी वाली दशा में ऐसी कंपनी जिसका बॉन्ड अप हो रहा है और उस कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम करना है, तो जब क्लेमनेंट पहली बार अपने क्लेम को किसके समक्ष पेश करता है? टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, समापक पहली बार ऑफिशियल समापक के समक्ष अपना क्लेम प्रस्तुत करता है तो सूट इंस्टीट्यूट माना जाता है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है सभी को? तीनों पॉइंट याद हो गए? ऑर्डिनरी कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में कैसे बोल के बताओ? सीमा जी बोल के बताएंगे, सीमा बोल के बताओ। ऑडियो खोलो पहले फिर बोलो। मैम मैं बोलूं? एक मिनट, सीमा से सुन ले फिर तुमसे सुनते हैं। हाँ सीमा जी बोलिए। सॉरी, क्या हुआ?
नहीं बोल पा रही हैं? नो मैम। अरे देखो, सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा? पहले पॉइंट, नॉर्मल कंडीशन में कब कोई माना जाएगा? जब प्लेंट प्रेजेंट करेंगे। मैम व्हेन द प्लेंट प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिस। हाँ, अगर गरीब व्यक्ति और उसको सूट फाइल करना है तो उसका सूट कब फाइल माना जाएगा? जब वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन दे देगा मैम। है ना? किस चीज के लिए एप्लीकेशन दे रहा है? इजाजत लेने के लिए, ठीक है ना? तो एप्लीकेशन परमिशन के लिए। फॉर लीव, इतना पॉइंट भी याद कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव किस चीज के लिए इजाजत ले रहा है? कि मुझे भाई गरीब व्यक्ति हूँ मैं, मुझे गरीबी, मतलब ये मान लीजिए आप कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब के तौर पर सूट फाइल करना चाहता हूँ, इस चीज की इजाजत लेने के लिए एप्लीकेशन जब वो फाइल करेगा। ठीक। फिर कंपनी है, तो कंपनी की कंडीशन में कब माना जाएगा? ऐसी कंपनी है जिसका बॉन्ड अप कोट कर रही है, तो जब जो क्लेमनेंट है वो अपना क्लेम, भाई क्लेम मांग रहा है ना, वो कंपनी से क्लेम मांग रहा है, तो वो अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को पहली बार देगा। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ अंशिका, बोल के बताओ। मैम जब सूट इंस्टीट्यूट तब माना जाएगा जब इन ऑर्डिनरी केस जब वो प्लेंट प्रेजेंटेड होगा ऑफिसर के सामने, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मैम जब एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब जब वो उसके पास पैसे नहीं है फी पे करने के लिए, तो तब। एंड सेकंड जब वो क्लेम करेगा, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, जो वो फर्स्ट मतलब क्लेम करेगा जो ऑफिसर के ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाएगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर को पहली बार जब वो क्लेम करेगा, ठीक है? हाँ, फर्स्ट सेंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, यस मैम। ओके, चलिए अब देखो इसका बी वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मतलब ये पूरी सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक चीज, जितने पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए कि भाई सेक्शन 3 मैंडेटरी प्रोविजन है, आज्ञापक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना? आपका डिसमिस होता है, मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ आपने सूट, अपील और एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर आपने दायर की है तो डिसमिस हो जाएगा, भले ही उसको डिफेंस के तौर पे ना उठाया गया हो। सेक्शन 3 फिर जो है वो क्या करती है? सिर्फ रेमेडी को बार करती है, लेकिन पार्टीज के राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका बी वाला पॉइंट, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। अब देखो, कोई क्लेम यदि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के माध्यम से किया गया है, हिंदी में सेट ऑफ को क्या बोलते हैं? मुजरा, मुजरा और प्रतिदावा, मुजरा और प्रतिदावे के माध्यम से अब हमने अगर कोई क्लेम किया है तो ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को कैसे मान रहे हैं लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत? सेपरेट सूट, मतलब इसको हम एक सेपरेट सूट मान के चल रहे हैं। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब अगर सेपरेट सूट मान रहे हैं तो फिर उनकी इंस्टीट्यूशन की डेट भी होगी, है ना, कि ये किस तारीख से इंस्टीट्यूट माने जाएंगे। तो सेट ऑफ की कंडीशन में अगर सेट ऑफ के माध्यम से क्लेम किया है तो ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो मुजरा के माध्यम से अगर क्लेम कर रहे हैं तो वही सेम डेट मानी जाएगी जिस तारीख को सूट इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है ना, भले ही सेट ऑफ का क्लेम बाद में किया हो हमने सूट में, लेकिन ये किस तारीख से माना जाएगा इंस्टीट्यूट? जिस तारीख को एक्चुअल में सूट इंस्टीट्यूट हुआ था। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को? काउंटर क्लेम, अब देखो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंशिका कौन से रूल में पढ़ चुके हैं और कौन से ऑर्डर में? ऑर्डर 8 रूल 6। और काउंटर क्लेम? ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G। ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ, ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G काउंटर क्लेम। ठीक है, तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने समझा है, सीपीसी में हमने पढ़ा, तो जिन लोगों ने सीपीसी पढ़ ली उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेट ऑफ मतलब दो पार्टीज हैं, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ मनी वगैरह लेना है, तो वो आपस में एक दूसरे से क्या कर लेती है? मुजरा कर लेती हैं। कोर्ट में कह देती हैं, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया कि मुझे इनसे 1000 रुपए लेना है, तो बी ने भी सेट ऑफ कर दिया कि मुझे भी इनसे 500 रुपए लेना थे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? वो 500 रुपए कट जाएंगे, वो 500 रुपए बस बचेंगे, वो दे देंगे। सेट ऑफ। काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम भी एक टाइप का सेट ऑफ के एडिशनल में
काउंटर क्लेम भी डिफेंडेंट कर सकता है। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो डिफेंडेंट है वो सेट ऑफ का, अगर सेट ऑफ उसने किया तो सेट ऑफ तो वो कर ही सकता है, इन एडिशन टू सेट ऑफ वो काउंटर क्लेम भी कर सकता है। तो काउंटर क्लेम में भी वो क्या कर सकता है कि एक पार्टी है, उसने कोई क्लेम किया है, अब बी जो पार्टी है वो भी कोई क्लेम, अगर उसकी डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई क्लेम किया है और डिफेंडेंट भी कोई क्लेम करना चाहता है अगर, तो वो काउंटर क्लेम कर सकता है उसी सूट में। ठीक है, ये होती हैं चीजें। तो ये जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है ये एक्चुअली में उसी सूट में होता है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के लिए इनको क्या मान रहे हैं हम, सेपरेट सूट मान रहे हैं। क्यों? ताकि इनका टाइम पीरियड निकाला जा सके कि आप कब कर सकते हो। तो इन्होंने कह दिया कि सेट ऑफ की कंडीशन में हम इसको कब इंस्टीट्यूट मान रहे हैं, उसी तारीख को जिस तारीख को एक्चुअल में सूट फाइल किया गया था। लेकिन काउंटर क्लेम की कंडीशन में देखो, इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। काउंटर क्लेम की कंडीशन में काउंटर क्लेम को कब से संस्थित माना जाता है, मतलब ये सेपरेट सूट है तो ये कब से संस्थित माना जाएगा, जिस डेट को काउंटर क्लेम किया गया है उस तारीख से। मतलब सूट आपने फाइल किया था 1 जनवरी को और काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने लगाया 2 फरवरी को, तो काउंटर क्लेम कब से संस्थित माना जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट सूट है, 2 जनवरी को ही माना जाएगा। और सेट ऑफ था, तो सेट ऑफ वाले कंडीशन में जो केस था, सूट फाइल हुआ था 1 जनवरी को और सेट ऑफ के लिए एप्लीकेशन दी गई 2 फरवरी को, लेकिन फिर भी सेट ऑफ कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, 1 जनवरी से ही माना जाएगा। जिस तारीख से सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसी तारीख से माना जाएगा सेट ऑफ, भले ही कितने दिन बाद आप लगाओ, लेकिन काउंटर बट क्लेम मैं उसी तारीख से संस्थित माना जाएगा जिस तारीख को काउंटर क्लेम किया गया है। हाँ मैम पूछिए। एक कंफ्यूजन है इसमें। हाँ हाँ बताओ। जो इसमें बोला गया है कि एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, तो हम्म प्लीडेड का मतलब कि जब उसने सेट ऑफ के लिए प्लीड किया है कि मेरा इनके ऊपर 500 रुपए का दावा है, तो उस डेट से वो होगा ना, ना नहीं 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 नहीं, कि इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट as the suit in which the इन set off is pleaded, प्लीडेड। यस मैम, as जब the सेट ऑफ suit, प्लीडेड उस की सूट में, as the suit in which the set off is pleaded, उस सूट में प्लीडेड वो सेट ऑफ प्लीड किया गया है। उसी सेम डेट। देखो हिंदी में भी देख लो एक बार, मुजरे की दशा में उसी तारीख को जिसको वह वाद संस्थित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया हो। देखो हिंदी में पढ़ो क्लियर हो जाएगा, वो आप वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो, मुजरे की दशा, देखिए, मुजरे की दशा में उस तारीख को जिसको वह वाद संस्थित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है, मतलब वो बात बता रहे हैं, वो सूट जिसमें आपने सेट ऑफ को प्लीड किया है। ठीक है ना, वो सूट जिसमें आपने सेट ऑफ को प्लीड किया है, तो वो सेट ऑफ किस तारीख से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, उसी तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को वाद संस्थित किया है। ऐसा है, कंफ्यूज मत होइए। यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए ये 2 चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, वो पूछते हैं कि मुजरा और प्रतिदावा लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 3 के अंतर्गत कैसे वाद माने जाएंगे। 4 ऑप्शन देंगे तो टिक करके ना पृथक वाद माने जाएंगे, है ना। सेपरेट सूट इनको माना गया है, और सेपरेट सूट माना गया है तो डेट भी पूछते हैं ये दोनों पॉइंट से, कि अगर सेट ऑफ है, सेट ऑफ के माध्यम से क्लेम किया गया है तो वो कौन सी तारीख को संस्थित माना जाएगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा ऑन द सेम डे ऑन विच सूट इज इंस्टीट्यूटेड, उस तारीख को जिसको वाद संस्थित किया गया। अगर काउंटर क्लेम है तो किस तारीख से माना जाएगा, जिस तारीख को काउंटर क्लेम किया गया है। काउंटर क्लेम सूट के संस्थित होने की तारीख से नहीं माना जाता। अगर काउंटर क्लेम 2 साल बाद किया गया है तो 2 साल बाद की डेट होगी, 2 महीने बाद किया गया है तो 2 महीने की बाद की डेट होगी। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना। ठीक, अब देखिए सी वाला पॉइंट, उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया हो। सी वाला पॉइंट, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो नोटिस ऑफ मोशन की बाय नोटिस ऑफ मोशन एप्लीकेशन जब भी फाइल करते हैं तो वो कब माना जाता है, व्हेन
द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब हाई कोर्ट में जब भी आप देखना, हाई कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो उनमें जो एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना है या कुछ भी करना है, तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो मोशन वर्ड यूज होता है ना। नोटिस ऑफ मोशन कहा जाता है उनको। तो कोई भी एप्लीकेशन नोटिस ऑफ मोशन के जरिए हाई कोर्ट में अगर आपको लगानी है, तो वो एप्लीकेशन कब से मानी जाएगी? व्हेन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जब वो एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के समक्ष पहुंच जाएगी, मतलब वो आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है? प्रेफर्ड हो गई है, मेड हो गई, बन गई है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, इस सेक्शन में कोई डाउट है? कोई सा भी डाउट हो तो पूछ लो। मैम एनी क्लेम्स जो कंपनी के संबंध में बताया था मैडम आपने, हाँ, कंपनी के संबंध में बताया जो तो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें सिर्फ हमें उसमें कैसे उसमें हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखना है। एक कंपनी है, वो ऐसी कंपनी है जिसका न्यायालय के द्वारा परिसमापन किया जा रहा है। एक मिनट में हिंदी वाला पेज खोल दो। देखो, इसमें आपको क्या याद रखना है? एक कंपनी है, कंपनी कैसी है? जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा है। और ऐसी कंपनी के विरुद्ध कोई दावा करना है, आप हैं, आपको एक ऐसी कंपनी के अगेंस्ट दावा करना है जिसका परिसमापन न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तब आप दावेदार आप हैं। तो जब आप दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार करेंगे, तो ये माना जाएगा कि सूट फाइल हो गया अगेंस्ट कंपनी। ठीक है ना? आप दावे का परिदान, मतलब जो भी क्लेम आप कंपनी से करना चाह रहे हैं, वो किसको करेंगे? शासकीय समापक को जब पहली बार आप देंगे ना वो दावे का परिदान करेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि अगेंस्ट कंपनी आपका क्लेम इंस्टीट्यूट हो गया है। ठीक है, क्लियर? और कुछ डाउट? ओके, अब इसमें और क्या बचा था? हाँ, अब ये बार बार एक वर्ड आ रहा है, प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, है ना? कि प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष होना चाहिए, सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली में। मतलब अगर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट in different is different from the presentation of the plaint must be made to the proper officer. If plaint is returned for presentation to the proper court, limitation continues to run till it is so presented. अगर proper officer के समक्ष आपने प्लेंट उपस्थित नहीं किया है और वो लौटा गया है, मतलब अगर जब भी हम प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष प्लेंट प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो हमारे प्लेंट को लौटा दिया जाता है सही न्यायालय में उपस्थित करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो लिमिटेशन है वो कंटिन्यूज टू रन टिल इट इज सो प्रेजेंटेड। तो जब तक प्रेजेंट नहीं कर देंगे हम प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष, तब तक वो टाइम हमारा चलता रहेगा, मतलब वो खत्म नहीं होगा, है ना? जब प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष हम पेश कर देंगे, तब रुकेगा वो टाइम हमारा। ठीक है, टू ए 3 can apply in relation to the suit instituted in the universal court. ठीक है, लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं इसमें से।